हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफॉग विद डॉक्टर अतहर परवीन। इस वीडियो में हम तेलंगाना स्टेट टीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर साउंड के बारे में बात करेंगे। हम सारे 1 मार्क के बिट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। साउंड इज अ वेव, isn't it? Sound is a wave and it is created by a vibrating object. तो अब आप ये पूछोगे कि यहाँ पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज हवा के थ्रू, एयर के थ्रू, यहाँ पे मीडियम एयर है, राइट? तो एयर के थ्रू हमारी साउंड की वेव प्रोपगेट करके या मूव करके किसी और तक पहुंचती है, तभी वो सुन पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हवा में पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तभी हम कहते हैं कि साउंड वेव्स दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। एंड ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्टेज पे कभी कोई अगर बात कर रहा होगा माइक में, तो पहले माइक टेस्ट करते हैं, माइक टेस्टिंग 1 2 3, बाद में बोलेंगे एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। वो पूछेंगे आप लोगों से, जो ऑडियंस है उनको पूछेंगे कि एम आई ऑडिबल। तो उसका मतलब ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या। तो नॉर्मली ह्यूमन ईयर के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है साउंड का वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। 20,000 हर्ट्ज को आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो, 20 के हर्ट्ज। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए इसके बेस पे और ऑप्शंस में 20 हर्ट्ज हो और दूसरा वाला ऑप्शन 20 के हर्ट्ज हो, तो आपको 20 के हर्ट्ज टिक लगाना है। अगर ऑप्शंस में 20,000 हर्ट्ज नहीं हो तब भी 20 के हर्ट्ज इज द राइट आंसर। ठीक, 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो किलो का मतलब 1000 है। ठीक, अब ये जो 20 किलो हर्ट्ज है उसके अबव जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उस फ्रीक्वेंसी को अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, इसके बिलो वाली फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये बोथ फ्रीक्वेंसीज आर इनऑडिबल टू अस, मतलब कि हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को नहीं सुन पाते हैं। ठीक, अब अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी किसके काम की है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज और अबव की फ्रीक्वेंसी एनिमल्स, थोड़े एनिमल्स हैं जैसे कि बैट्स, कैट्स, डॉग्स, चूहे, तो वो सब सुन पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा रात में, आधी रात को डॉग्स बार्क करते हैं, राइट? तो हमें लगता है कि पता नहीं इसने क्या देख लिया होगा कि ये इतना भौंक रहा है, बट एक्चुअली में वो कुछ सुन रहा होता है जो हम नहीं सुन पाते। दैट्स द रीजन कि वो इतनी आवाज करता है उस टाइम में। ठीक, ऐसे ही इंफ्रासोनिक जो 20 हर्ट्ज के बिलो वाली फ्रीक्वेंसी है वो एलिफेंट्स और वेल्स सुन सकते हैं, तो उनके ईयर्स इसके लिए सेंसिटिव है। अच्छा, तो हम ये बोल रहे थे कि साउंड इज अ वेव, राइट? देन व्हाट इज अ वेव? यहाँ पे मैंने 2 वेव्स बनाई हैं। यहाँ पे जो ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे के 2 सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको ट्रफ कहते हैं। और ये 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ है। ठीक, इसका डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ का एक और अच्छा सा डेफिनेशन है, उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं सिर्फ एक, यहाँ पे 2 वेव्स है, राइट? तो अब मैं सिर्फ अगर एक वेव लूं तो उस वेव का एक मीन पोजीशन होगा, और उस मीन पोजीशन के आसपास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब हम जब वेव के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं, मतलब कि पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, उस पार्टिकल के साथ हमारी आवाज जा रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की मेन पोजीशन के दोनों साइड में उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका सिंबल स्मॉल ए या कैपिटल ए, यूजुअली स्मॉल ए लिखते हैं हम लोग। और उसका यूनिट, क्योंकि हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो उसका यूनिट होगा मीटर। तो अब मान लो कि ये एक वेव है, ये एक वेव को हम 1 वाइब्रेशन मान के चलते हैं, ठीक। ये 1 वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और क्योंकि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स होगा, एस, ठीक। अब क्योंकि हम 1 वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, 1 वेव के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके बगल में जो वेव है वो दूसरा वाइब्रेशन होगा, सेकंड वाइब्रेशन होगा। और ऐसे पता नहीं कितने वाइब्रेशन होंगे हमारे साउंड वेव्स में, तभी तो एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो आवाज पहुंच रही है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, पता नहीं कितने वाइब्रेशंस है, ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। वो टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उस वाइब्रेशंस के नंबर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसका सिंबल एफ है और यूनिट होगा हर्ट्ज, HERTZ। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसके बारे में बताया था, और सिंबल होगा HZ। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इनका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो एक वाइब्रेशन का जितना डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। उसका सिंबल होगा लैम्डा, ये एक ग्रीक लेटर है, और क्योंकि ये भी डिस्टेंस है तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। अब हम इस वेव के एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये वेव मूव हो रही है ना, इस वेव की फिर कुछ वेलोसिटी भी होगी। अगर वो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ होगा वेव से उसको वेव वेलोसिटी कहते हैं। If the time period t is equal to 1 second, then the distance traveled by the wave in 1 second will be the velocity of the wave, and it is denoted by small v। और velocity आप वैसे जानते ही होंगे कि velocity is equal to distance traveled by time taken, उसके वजह से उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब ये जो सारे टर्म्स हमने सीखे हैं, इन सारे टर्म्स के यूनिट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड का क्या था? मीटर। वेलोसिटी का क्या था? वेव की वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ का यूनिट मीटर, टाइम पीरियड का सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट था हर्ट्ज। ठीक, आपको एक चैप्टर भी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला, तो आपको यूनिट्स में फोकस्ड रहना है। यूनिट्स को कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी टर्म आप सीख रहे हो फिजिक्स में, तो पहले उसका यूनिट पता करो और उसको याद रखो। याद रखना मतलब कि अगर आपको उसका फॉर्मूला पता होगा तब भी आप उसका यूनिट डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमने वेलोसिटी के लिए करा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। डिस्टेंस का क्या है? मीटर है, टाइम का यूनिट है सेकंड है, इसीलिए वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड हुआ। ओके, और ये जो सारे टर्म्स हैं, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? v is equal to f lambda, wave velocity is equal to the product of frequency and wavelength of that wave। तो अगर v is equal to f lambda होगा तो इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और वेवलेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का तो मैंने बताया था कि वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके वजह से, क्योंकि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए वो टाइम पीरियड से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसा फ्रीक्वेंसी बिहेव करती है टाइम पीरियड के साथ, वैसे वेलोसिटी भी बिहेव करेगी। और क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, इसके वजह से फ्रीक्वेंसी विल बी v अपॉन लैम्डा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और f इज इक्वल टू 1/t। इन दोनों फॉर्मूले से सारे रिलेशंस आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्टेड होगा, तो पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो और फिर उसको डिराइव करके ऑप्शन टिक लगा दो। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेव्स, स्पेशली साउंड वेव्स, उनको
इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। इनमें दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लाइट है और लॉन्जिट्यूडनल का एग्जाम्पल साउंड है। बट ये होते क्या है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इलस्ट्रेशन से। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम का मोशन वेव से नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक पेड़ है और पेड़ से आपने एक रस्सी बांधी है और उसका दूसरा एंड आपने पकड़ा है और उसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, जैसे इस फिगर में दिखाया है वैसे आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हो। मतलब आपको स्टिफली पकड़ के आप उसको ऐसा वेव जैसा बना रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, मीडियम आपकी रस्सी है, रोप है। मगर ये रस्सी कैसे मूव हो रही है, वो रस्सी के एक्चुअल पोजीशन से परपेंडिकुलरली मूव हो रही है। देखिए ऊपर नीचे मतलब कि 90 डिग्री बना रही है, राइट एंगल बना रही है। द मोशन ऑफ द मीडियम इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव विच इज ट्रेवलिंग। तो ऐसे मोशन को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल। वो क्या होता है, वहां पे 90 डिग्री नहीं होता, मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव जैसा जा रहा है वैसे ही मोशन भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग का आप ले लो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर आप स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग वैसे ही मूव हो रही है जिस लाइन में स्प्रिंग है, यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो ऐसी वेव को लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब इसको हम अगर ट्रांसवर्स बनाएंगे उसी स्प्रिंग को, तो आपको स्प्रिंग को ऐसे घुमाना होगा। अगर आप उस स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हो तो आप उसे लॉन्जिट्यूडनल वेव बना रहे हो। अगर आप उसका दूसरा एंड पकड़ के ऐसा रस्सी जैसे आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो फिर उसको आप ट्रांसवर्स वेव बना रहे हो। यहाँ पे देखिए लॉन्जिट्यूडनल में एक और चीज है, कंप्रेशन और रेरफैक्शन कुछ है ना। थोड़ी प्लेसेस में स्प्रिंग पास में है, थोड़ी प्लेसेस में स्प्रिंग दूर है। ट्रांसवर्स वेव में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसवर्स वेव में सब कुछ एक जैसा होता है, बस ये है कि वो वेव जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव और ये है ट्रांसवर्स वेव। इस पे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो आप जब ट्रांसवर्स वेव के बारे में लिखोगे तो आपको ये वर्ड नॉर्मल या राइट एंगल यूज करना होगा, और लॉन्जिट्यूडनल को द मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव rather than at right angles to that wave, ठीक। और एक एक एग्जाम्पल लिख देना। इतना याद रखना कि लॉन्जिट्यूडनल के लिए साउंड है, ट्रांसवर्स के लिए लाइट है। तभी आप टीवी अच्छे से देख पा रहे हो, वो ट्रांसवर्स है इसी के कारण। अगर वो लॉन्जिट्यूडनल होता तो उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते थे, है ना। जैसे साउंड में बीट कैसे ऊपर नीचे होता है, कई गाने ऐसे होते हैं जिससे हमें सर में दर्द होने लगता है, और कई म्यूजिक ऐसे होते हैं जिसे हम सूदिंग फील करते हैं, है ना। तो वो इसी के कारण है कि उसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। तो साउंड को आप लॉन्जिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ऐसा आप कुछ फंडा दिमाग में रख के बस इतना याद रख लो कि लॉन्जिट्यूडनल वेव मीन्स साउंड, ट्रांसवर्स वेव मीन्स लाइट। ओके, मूविंग ऑन। आप जब साउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो एको के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा, और आपके सिलेबस में भी वो ऐसे ही ऑर्डर में दिया है, सही ऑर्डर में दिया है। जिसने भी सिलेबस बनाया है बहुत सही बनाया है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना अच्छा है कि बंदा बेसिक से उठ के थोड़ा इनर डेप्थ में जाएगा टॉपिक के, वैसा। ओके, सो व्हाट इज एन एको? इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मगर कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है? फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मगर हर बार आपको एको नहीं सुनाई देगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग घर में जब बात कर रहे हैं तब भी एको होती, राइट। एवरी टाइम हम जब बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है। हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है? दीवार है। मैं अगर इस कमरे में बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं जो बात कर रही हूँ वो वेव जाके दीवार पे टकराएगी और वो वापस आएगी। बट मेरे रूम में तो एको नहीं हो रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है ना। डबल डबल आवाजें आ रही क्या? नहीं आ रही है। तो उसके लिए कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर पूरे होंगे तब जाके वो आवाज एको बनेगी, ठीक। तो व्हाट इज एन एको? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो आपकी दीवार अगर दूर होगी तभी आपको एको मिलेगी। पहला कंडीशन क्या है? फॉर एन एको टू अकर इट नीड्स एटलीस्ट 0.1 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज हर्ड। मतलब कि मैं जब बात कर रही हूं तो इसके 0.1 सेकेंड्स बाद ही
वो आवाज वापस आएगी, तब तक वो वापस नहीं आने वाली, ठीक। और इतना टाइम लग रहा है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है जिससे आवाज टकरा के आ रही है वो भी दूर होगा, है ना। कितना दूर, एटलीस्ट 17 मीटर्स दूर होना है, तभी एको होगा। तो द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर्स। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये क्या है, 17 मीटर्स ही क्यों, 18 मीटर्स क्यों नहीं है? तो इसके लिए एक छोटा सा डिराइवेशन है, आपको ऑलरेडी ये तो पता होगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि रोड पे कार जा रही है तो उसकी वेलोसिटी आप कैसे पता करोगे, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अपॉन कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। इसी फंडे को यहाँ पर भी लगाते हैं। यहाँ पे कौन ट्रैवल कर रहा है, कार नहीं ट्रैवल कर रही, यहाँ पे हमारी आवाज ट्रैवल कर रही है, साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे भी अगर मैं करूं कि टाइम टेकन टू हियर एको, पहले जो मैं बात कर रही हूँ वो आवाज गई और उसको वापस भी तो आना है, वो जो वापस आएगी उसको मैं एको कहूंगी। टाइम टेकन टू हियर एको क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ साउंड, है ना। क्यों स्पीड ऑफ, अब जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन करा, इसके वजह से टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ऐसे ही टाइम टेकन टू हियर एको क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ साउंड। मगर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, ये एक डिस्कशन करने वाली बात है। मान लीजिए कि आप खड़े होके आवाज लगा रहे हो, कोई एको पॉइंट है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो आपकी आवाज गई जाके उस पहाड़ से टकराई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, सम डी, और वो वापस फिर आई आपके पास, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, फिर से डी। तो गई डी में, आई फिर डी ट्रैवल करके, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा आपके कान में पहुंचने तक, डी प्लस डी, तो ये होगा 2D। इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम टेकन टू हियर एको इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस के प्लेस में मैं 2D लिखूंगी। और स्पीड ऑफ साउंड है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड है अप्रोक्सीमेटली, कोई 330 कहता है, कोई 320 कहता है। अगर कोई न्यूमेरिकल आया इसके बेस पे, तो क्वेश्चन में अगर उसने स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है तो उस वैल्यू को यूज करिएगा, अगर नहीं दिया है तो आप 340 यूज करिएगा, 340 मीटर्स पर सेकेंड। रिमेंबर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम हमने कहा कि 0.1 सेकेंड है। अब एको के लिए टाइम टेकन क्या हुआ, 2D अपॉन वी, इसके वजह से 2D होगा v इंटू टी, या फिर d होगा vt अपॉन 2। अब vt अपॉन 2 में सब सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो, v के प्लेस में वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, t 0.1 सेकेंड फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, अपॉन 2, सेकेंड सेकेंड्स कैंसिल हुआ, एंड देन 2 1s are 2 170s are 170 into 0.1 will be 17 meters. This is why the distance of reflecting object should be at least 17 meters. एको के बहुत सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, आपके सिलेबस में भी हैं एप्लीकेशंस ऑफ एकोस। अब जो एकोस के एप्लीकेशंस हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके ही हो सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या थे, जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, वेव्स विच हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब मैं जैसा बोल रही थी कि एको के एप्लीकेशन में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज है, वो क्यों, क्योंकि उनके 3 खासियत हैं, 3 स्पेशलिटीज हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में अल्ट्रासोनिक वेव्स दिया गया है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यू नेवर नो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि व्हाई इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, व्हाई ओनली अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस ऑफ एकोस। उसके 3 स्पेशलिटीज हैं, वो क्या है, फर्स्ट ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स लॉन्ग डिस्टेंस तक सीधी लाइन में जाएंगे, दे ट्रैवल अनडिविएटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। सेकेंड इज दे ट्रैवल इन ए नैरो बीम। नैरो बीम का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक दिया है और एक टॉर्च है, तो आप क्या प्रिफर करोगे, आप टॉर्च प्रिफर करोगे, इजंट इट? क्यों, क्योंकि दिया की लाइट स्केटर्ड है, आपको फोकस नहीं देगी, बट टॉर्च की लाइट सीधे जाएगी, है ना, फोकस्ड रहेगी, आपको अच्छे से एक पॉइंट आप देख पाओगे फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स दे ट्रैवल इन ए नैरो बीम। नेक्स्ट इज दे आर नॉट अब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए कि आपने टॉर्च
फोकस करा तो वो एरिया थोड़ा सा गर्म होगा, है ना, बाद में अगर आप टच करके देखोगे तो थोड़ा लाइट सा गर्म होगा, क्योंकि उसने हीट ऑब्जर्व करी है, उस लाइट को ऑब्जर्व करके वो गर्म हुआ है। ये चीज अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ नहीं होती, कोई भी मीडियम होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इन 3 स्पेशलिटीज के वजह से एकोस के एप्लीकेशंस में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होते हैं। ठीक, फर्स्ट एप्लीकेशन है एनिमल्स का, एनिमल्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैट्स एंड डॉल्फिन्स। अब बैट का जो ऑडिबल रेंज है दैट इज अराउंड 100 किलो हर्ट्ज। ठीक, इट इज अराउंड 100 किलो हर्ट्ज, दिस कैन बी एमसीक्यू। तो इसके वजह से वो कीड़े वगैरह आराम से पकड़ लेता है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी भी वो डिटेक्ट कर सकता है। इवन डॉल्फिन्स भी वैसा ही करते हैं, पानी में वो पहले आवाज भेजेंगे, ओके, उसके बाद वो टकरा के आवाज आएगी तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितना दूर पे उनकी छोटी वाली मछलियां हैं, तो फिर वो जाके ग्रैब कर लेते। दूसरा कंडीशन है सोनार में। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यूजुअली नेवी के पीपल यूज करते हैं। वो कैसा यूज करते हैं इसको? एक्चुअली उनके पास एक ट्रांसमीटर होता है जिससे वो सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल पानी में जाएगा। मान लीजिए कि वहां पे कोई एनिमी की सबमरीन है, तो वो वेव जाके उस सबमरीन को टकराएगी और फिर वो वापस आएगी, जिसको रिसीवर कैच करेगा, रिसीव करेगा उस सिग्नल को। अब उनके पास डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, तो उनके पास वेलोसिटी और टाइम है, कितने टाइम में वो गई वेव पानी में, और साउंड की वेलोसिटी अलग होती है पानी में, उसकी वेलोसिटी भी वो पुट करेंगे और डिस्टेंस पता कर लेंगे। तो उनको फिर अंदाजा लग जाएगा कि एनिमी की शिप है क्या, सबमरीन है क्या, कोई खतरा है क्या, उसके बाद वो फिर एक्शन लेंगे। ठीक, जैसे सोनार है वैसे रेडार भी होता है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पे सोनार में साउंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जाता है। इसी फंडे को फिशरमैन भी यूज करते हैं। वो कैसा करते हैं? पहले वो साउंड भेजेंगे कोई सोर्स से, उसके बाद जब वो साउंड वापस आएगा तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वहां जाके वो मछलियां पकड़ने का जाल बिछाएंगे। ठीक, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है मेडिकल फील्ड में। यूज ऑफ एकोज इन मेडिकल फील्ड कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर इमेजिंग ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक लीवर, गाल ब्लैडर, यूट्रस, ऊम्ब एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कि लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज जाते हैं ना स्कैनिंग करवाने के लिए, फोटो लेके आते हैं ऐसी वाली, तो दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, इवन एकोकार्डियोग्राफी कैन बी डन, हार्ट स्कैन भी हो जाता है आजकल। तो अब इसका भी रीजन यही है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैंने कहा था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी छोटे छोटे हैं, तो और अल्ट्रासोनिक वेव्स का वेवलेंथ भी छोटा छोटा है, तो वो इजीली हमें क्लियर इमेजेस दे देते हैं। तो ये हो गया मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एकोस का। ओके, तो एक क्विक रिकैप देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने ये देखा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसके वजह से v मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी से और वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। मगर एको के लिए ये ही वेलोसिटी क्या हो जाती है? 2d/t हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से रेसिप्रोकल होती है और वेवलेंथ से भी रेसिप्रोकल होती है। और एमसीक्यूज में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा मान लो। ठीक है, तो इस स्लाइड को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज में सुन सकता है, और हमारी यही हमारी लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी है। ओके, और इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी, 20 हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको इंफ्रासोनिक और सबसोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है। और एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब ये खत्म हुआ आपका चैप्टर साउंड, मगर इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो मैंने थोड़े इकट्ठे करे हैं, उसको वो भी मैं समझा देती हूँ। 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर सो दैट एन एको इज हर्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या है? 17 मीटर्स है।
और साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर साउंड, जो मैंने TSTET के सिलेबस के बेस पे बनाया है। ये सारा चैप्टर अगर आप इस वीडियो को थरोली देखोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। सारे बिट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस तेलंगाना स्टेट के TET के बेस पे बनाऊं। और ये भी बताइए कि आपको वीडियो इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में, जो आपको इजी लगे वैसा मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।